आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, किसी भी जमहूरी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है और एक इंतखाबात का निज़ाम होता है जिससे जो है पब्लिक पार्टी को चुनती है, पॉलिटिकल पार्टी को, और जो मेजॉरिटी में आती है वो हुकूमत करती है। आम तौर पे होता ये है कि एक विनर होती है जो रूल करती है और दूसरी पार्टी कुछ वजह से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इस हद तक तो हेल्दी डेमोक्रेसी रहती है। मगर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा निशिस्तें हासिल करते हुए और अपोजिशन को डेसिमेट करते हुए अगर पावर में आती है, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चलती है, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह का जो है इंडिया में भी हो रहा है 2014 से, कि जो अपोजिशन बनना था वो अपोजिशन बिल्कुल कहीं की नहीं रही, जिसकी वजह से हुकूमत जो फैसले लेती है वो तकरीबन उनकी जो सोच में आया, जो अच्छा लगा वो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को तबाह कर सकती हैं। अगर मुल्क हिंदुस्तान को बचाना है तो डेमोक्रेसी के जो हेल्दी प्रिंसिपल्स है उसको अपनाना चाहिए। अगर कोई खामी है तो वो खामी दूर करनी चाहिए। क्या हो सकता है इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के तेलंगाना तर्जुमान जनाब महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जो कि एक एडवोकेट भी हैं और अमेज़ॉन में अंग्रेज़ी में ये किताबें भी लिखते हैं। और ये एक सोशल वेलफेयर का इदारा चलाते हैं, लेट अस सर्व फाउंडेशन, जिसके तहत आईटी की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त में गरीब बच्चों को ये देते हैं। महमूद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर मैं खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, मैं ये भी बताता चलूँ कि महमूद साहब फिल वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। वहाँ से ये हमसे जुड़े हैं। ये इनकी मोहब्बत है, इनकी इनायत है कि अपना कीमती वक्त ये हमें दे रहे हैं और मुफीद मालूमात से हमें जो है रुशिनास करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें अगर विनिंग पार्टी और लूजिंग पार्टी में अगर बहुत ज़्यादा गैप आ गया या बिल्कुल लैक्यूना क्रिएट हो गया, तो ऐसे में क्या होता है? हम इसके लिए आइन को देखना चाहिए, क्योंकि अच्छा। यहाँ पर थोड़ा सा तज्जिया ज़रूरी है। जी। तो आइन में ये है कि हमारा आइन एक ऐसा आइन है जो पूरे मुख्तलिफ प्रोमिनेंट कंट्रीज से लिए हुए प्रोमिनेंट प्रिंसिपल्स के आइडियल्स को हमारे आइन में इसको इंक्लूड किए, जी। शामिल किए। जी। अब इसमें एक ऐसी चीज है कि कंप्लीट पूरी दुनिया को ये रिप्रेजेंट करने के लायक है, लेकिन हमको ये सोचना है, ऐसा एक लैक्यूने, एक ऐसा ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया जिसमें हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा आइन है क्या, वहां से हम दूसरी तरफ जा सकते, क्योंकि बगैर जी। आइन के हम कुछ समझ नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब हमारे आइन में ये देखिए, मैक्सिमम लोकसभा मेंबर्स हमारे पास 543 है। ये 17th लोकसभा के, क्योंकि अब जो 2024 में आने वाला है वो 18th लोकसभा है। जी। ठीक है। तो अब इसमें हमको ये देखना है, 543 में 131 मेंबर्स, जिसके माने 24% ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम द रिजर्व कम्युनिटीज। ठीक है। हम्म। तो अब हमको ये देखना है कि एनडीए को इसमें 328 सीट्स मिले, जी। और ये जो बीजेपी है इसको 302 सीट्स मिले। जी। और इसमें देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी कांग्रेस है, इसको सिर्फ और सिर्फ 53 मिले। जी। 53, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 53 मिलने की वजह से क्या हो गया, ये जो टोटल लोकसभा में 10% ऑफ सीट्स जिनको मिलते वही अपोजिशन कहलाता। जी। तो वो जो 10% का जो कैप है, वो कैप के अंदर क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बैठ सकी। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से 10 बिलो 10 पर 153 माने 543 को अगर परसेंटेज निकाले तो इट कम्स टू अराउंड 9.7 9.53 या 63 ऐसा कुछ आता। तो 10% क्रॉस नहीं हो रहा है, तो अपोजिशन नहीं है। इसका मतलब ये है आइन में अपोजिशन नहीं है जी। तो अब मसला यहाँ पर ये आता कि हमारे अपोजिशन, अब ये एक बार हम थोड़ा इनके बारे में भी देखेंगे, कौन सी बीजेपी पार्टी के बारे में। 64% ऑफ द वोट शेयर ये जो है अपोजिशन में है। जी। 54 64 सॉरी 64। जी। तो 64 मेंबर परसेंटेज वोट शेयर जब अपोजिशन में है तो इनकी सुनवाई कौन करना चाहिए। इनकी इनके जो मुतालिबात है, इनके जो ख्वाहिशात है, इनके जो मांग है, जो भी है, तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। बिल्कुल। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। हम्म। तो इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े वोट शेयर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जी। क्योंकि उनका जो वोट शेयर है वो महज 30% चिल्लर है। ठीक है। हम्म। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस वहां पर नहीं है, और जो इससे पहले यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था, तो वो भी आज बिखरे हुए हैं। तो अब मनमानी पॉलिटिक्स तो होना जरूरी है, क्योंकि वो जो चाह रहे वो वहां पर हो जाता। अब इसको काउंटर करने का तरीका क्या है, जी। क्योंकि हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक से जो कई जो आइन है, आइनों में से लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मिसिंग है। तो इस मिसिंग चीज को हम शैडो कैबिनेट के जरिए पूरा कर सकते हैं। शैडो कैबिनेट ये क्या होती है? ये शैडो कैबिनेट ऐसी है, ये देखिए एक एग्जांपल हम यूके का ले लेंगे। जी। इसकी पैदाइश तो ऑस्ट्रेलिया में हुई, और ये फ्रांस में है, हंगरी में है, और यूके में है, और दीगर ममालिक में है। तो ये रिसेंटली हंगरी में 2022 में इसको अडॉप्ट कर लिए वो लोग। चलो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सिचुएशन जब आता कि अपोजिशन कोई नहीं रहता, तो उसका रोल कौन प्ले करना चाहिए, ये शैडो कैबिनेट करता। ओके। ये शैडो कैबिनेट में क्या होता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कई सेक्रेटरीज रहते, वो सेक्रेटरीज एडवाइजरी बॉडी के जैसा उनको सजेशन देते रहते, एडवाइस देते रहते। ठीक है। तो अब ये जो देते रहते ना, तो इसी तरीके से शैडो क्या ऑपोजिशन में भी एक कैबिनेट होता। ये कैबिनेट को ये सेक्रेटरीज रहेंगे, इनकी मनमानी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलती। वो जो भी मुद्दा है, वो जो भी पॉलिसी कौन सी भी हो, वो चाहे हेल्थ सेक्टर की हो या फाइनेंस की हो या डिफेंस की हो या एजुकेशन, किसी की कोई भी ये पोर्टफोलियो हो सकता। ये पोर्टफोलियो में एडवाइस करने के लिए सेक्रेटरीज हैं, अपोजिशन में भी सेक्रेटरीज हैं शैडो कैबिनेट में। तो शैडो कैबिनेट के अपोजिशन लीडर को ये इख्तियारात रहते कि कौन से शोबे के लिए, कौन से पोर्टफोलियो के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन ये सवाल पूछेंगे। तो वहां पर एक सिस्टम है, वो सिस्टम के जरिए वो लोग जो भी हम मनमानी कर सकते हैं बल्कि बोलते सो बात वहां पर रुक गई, क्योंकि शैडो कैबिनेट है, शैडो कैबिनेट के इख्तियारात हैं, ये शैडो कैबिनेट सवाल कर सकता वहां पर। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये शैडो कैबिनेट रहने से एक पूरे लोकसभा में, वो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक होलिस्टिक अप्रोच आता, एक टोटालिटी आती वहां पर। अच्छा।
तो ये टोटलिटी से लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता। कहीं कुछ हो गया, कोई किसी को मार डाला, कोई किसी को करा, कोई काम कहीं एहतजाज कर रहे और कुछ हो रहा वहां पर, कोई मसला चल रहा। अब जैसा हमारे पास लिंचिंग हुआ, फार्मर्स इश्यू हुए और वुमेन्स इश्यू हुए, कई इश्यूज है हमारे पास। ये इश्यूज को यहाँ पर कोई अगर पूछे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ईडी के जरिए अंदर करवा दे रहे हैं। तो वहां पर पूछने वाले कोई नहीं रहने की वजह से, तो अगर यहाँ पर हम ये जो सिस्टम को अगर इंट्रोड्यूस कर लिए, शामिल कर लिए इसको, तो ये मनमानी पॉलिटिक्स रुक जाती थोड़े हद तक। तो पूछने वाला ये मतलब आप बोलने का आपका ये मतलब है कि मौजूदा हुकूमत में कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो मौक़िफ़ है, क्योंकि वो 10% से ज़्यादा सीट नहीं लाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपोजिशन का स्टेटस नहीं दिया गया, तो उन्हें स्टेटस देना चाहिए और उनको सेक्रेटरीज भी देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम जैसे आयरिश से सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल बहुत चल रहा ना, वो जो आयरिश गवर्नमेंट से लाए, वैसे ही पार्लियामेंट को अलग अलग, अमेरिका को गवर्नमेंट से हम ले कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ऐसे दीगर अलग अलग ममालिक से, पूरी दुनिया से हम जितने भी आइन हैं उन सब से हम वी बोरोड, एक माने में हम वहां से ले लिए, ले लेके हमारा ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए। ठीक है, तो अब ये करे तो कौन करे? ये करे तो एक पार्लियामेंट करना चाहिए। ये पार्लियामेंट में जिसकी हुकूमत है वो तो बिल्कुल इस किस्म की तब्दीली के मूड में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें उनका जो एजेंडा है, एक था डिक्लेयर्ड एजेंडा, एक है हिडन एजेंडा। तो वो जो हिडन एजेंडा एक के बाद दीगर सामने लाते जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, वो मौका उनके हाथ से चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है आप बता रहे सो। अब देखिए, एक बात यहाँ पे सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, कंट्री, कोई भी कंट्री, कई फ्लक्चुएशंस आते रहते। ऊंच नीच तो हर कंट्री में, जैसे हर घर में आते वैसी कंट्री में आते, देश में आते। हिंदुस्तान कोई अलग ममालिक, एक ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे स्टेबिलिटी एक जैसी रहती। हम डेमोक्रेसी को अपनाएं तो डेमोक्रेसी में चेंजेस तो रहते। अब तक कई अब देखिए, 17th लोकसभा चल रहा, 2024 में 18th लोकसभा आने वाला है। इसका मतलब क्या है, 17 मर्तबा हम तो चेंज हुए ना, तो 18वें मर्तबा भी चेंज हो सकता ना। हुकूमत चेंज हुई, मगर ये जो आप शैडो नहीं, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या बोलूं, आज हम ये मुद्दा अगर यहाँ से छेड़े तो कम से कम ये मैसेज तो सब लोगों को जाएगा, आने वाली गवर्नमेंट भी देखेंगी, और जितने भी डेमोक्रेट्स हैं हमारी कंट्री के, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, वो तो सोचेंगे जरूर कि इसकी जरूरत है। मनमानी अब आना नेक्स्ट इलेक्शंस में अगर कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया तो उसको काउंटर करने के लिए आज हमारा जो मुद्दा है, वो मुद्दे को कोई पार्टी मैनिफेस्टो में रख सकती कि हम आ गए तो ये हम मैनिफेस्टो में ये इसको लागू करेंगे। क्योंकि ये जो सिस्टम है, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं डेमोक्रेट्स में। हिंदुस्तान में जो कमी है, जो चीज मिसिंग है, वो चीज को हम लाना चाह रहे हैं। और ये जरूरी है। हम किसी एक के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी के लिए, किसी इसके लिए हम नहीं बता रहे। हम इसलिए बता रहे हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के आइन को और भी मजबूत करना चाह रहे हैं जी। तो इसमें ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे पार्टी कौन सी भी हो। देखिए, ये हम सब देखो, जनता गवर्नमेंट को देखे, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। यूपीए को देखे, प्योर कांग्रेस को देखे, बीजेपी को देखे, इंडिया को देख रहे ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई स्टैटिक नहीं है, कोई चीज रुकी हुई नहीं रहती। ऐसी एज इट इज क्या है कि ये बदलने वाली चीज है। किसी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइन को बदलना ये एक माने में मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे लोगों को एजुकेशन का अवेयरनेस जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का अवेयरनेस, जो भी अवेयरनेस है हमारे पास, मालूमात का जरिया जो है, वो मालूमात हमको इजाफा करना चाहिए। तो जिससे क्या होता, लोगों में एक डेमोक्रेटाइजेशन
प्रोसेस इनिशिएट हो जाता। जी जी। तो ऐसे इसके हम अलावा इसके अलावा ये तो आप एक अच्छा सुझाव आपने दिया है कि जो है शैडो कैबिनेट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये दीगर कॉन्स्टिट्यूशंस में मौजूद हैं। हंगरी ने हाल ही में अपनाया है, आप कह रहे हैं, तो यकीनन उन्होंने कुछ अच्छाई उसमें देखी होगी और डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए उन्होंने ये अपने मुल्क के लिए अडॉप्ट किया है। इसके अलावा जी हुकूमत जो कर रही है उसकी जो खामियां हैं उस पर नज़र रखने, एक तो शैडो कैबिनेट आपने बताया है, जी दूसरे ये जो देरीना जो है ख्वाब है लोकपाल का, जी जिसके बुनियाद पर यूपीए गवर्नमेंट को टॉपल करके एनडीए गवर्नमेंट चढ़ी है। जी सही है। 8 साल गुजर गए, जी लोकपाल का कोई जिक्र नहीं है, जी ना हुकूमत उसका जिक्र करती है, ना ही अपोजिशन में बैठे हुए लोग। बिल्कुल सही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, पॉलिटिकल सिस्टम, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम्म यहाँ पर इससे पहले जो था वो राइट विंग लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स चल रही थी। हम्म एग्जैक्टली राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं, लेफ्ट विंग कांग्रेस की पॉलिटिक्स चल रही थी, हम्म लेफ्ट विंग कांग्रेस की। तो ओवर द इयर्स क्या हो गया, ये राइट विंग लेफ्ट विंग बन गया। हम्म ये राइट विंग लेफ्ट विंग इसलिए बना कि राइट विंग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होने लगा, हम्म लेफ्ट विंग कमजोर होने लगा। हम्म तो एक ऐसा विंग है जो यूपीए गवर्नमेंट जो कायम हुई थी, जिसमें हम डेमोक्रेट्स को ज्यादा देखे। हम्म ठीक है। जी तो अब ये क्या है, तीनों में बटा हुआ है ये। हम्म एक राइट विंग है, एक डेमोक्रेट जी डेमोक्रेट से, हम्म जिसको हम यूपीए के जैसा देख सकते, और एक हम्म विंग कंप्लीट लेफ्ट है। हम्म ठीक है, ये तीनों के बीच में है। तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। हम्म ठीक है। तो जो मुद्दे मैनिफेस्टो में रखने के बाद अगर वो ये बोले कि हम ये करेंगे और बाद में नहीं कर रहे, जैसा हम्म लोग को बोले थे, हम्म हम्म तो हम किसको जिम्मेदार बनाएंगे इसके लिए? तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं है। वो हम्म क्या है? जी क्योंकि हर जगह जहाँ पे खामियां हैं, कमजोरियां हैं, वहां पे तो हम सही करना चाहिए। हम्म आप जैसा बोले थे, हेल्थ हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, जी यही बता रहे थे ना आप। बिल्कुल। हम्म? हम्म तो अब अमजद साहब आप ये देखिए, सोचिए कि जब हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी आप सोच रहे, तो आप क्यों मैनिफेस्टो के ऊपर क्यों लेजिस्लेशन नहीं लेके आते? लेजिस्ले आपके मन मानी कर लेते, हम्म आप हजार झूठ बोल लेते, हम्म लोगों को गुमराह करते, और आप वो गुमराह करने के बाद उसको लागू नहीं करते, उसको अमल नहीं करते, और जो बात बोले आप उसको काट देते। इसका मतलब क्या है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अब आपको देखना चाहिए। वो ये कि मैं आपको दो चंद छोटे इसमें मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि आप देखिए, एक सा सिविल कोड बोले, हम्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम्म ठीक है, ये एरिश गवर्नमेंट से आया था। तो ये एक्सा सिविल कोड, आप आज हम एक्सा सिविल कोड कैसा आप इंप्लीमेंट करते हैं? एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। हमारे हरिजन वाड़ा जो है, जो एससी भाइयों के, जो एसटीज के हैं, वो हम्म गांव के बाहर, जी हर गांव में, ये तो मानते हैं ना? हम्म तो उनको रिजर्वेशन देने के बाद भी अछूता रखे वो लोग को। हम्म ठीक है, अनटचेबल है वो लोग। हम्म तो वैसी आप माइनॉरिटीज को अलग कर दिए। ठीक है। हम्म तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यूनिफॉर्मिटी कैसे ला सकते हैं? अब जैसा ब्रिटेन में देखिए आप, हर एक प्राइवेट हाउस के बाजू में एक काउंसिल हाउस रहता।
एक गरीब, एक जो भी यहाँ पर जो गरीब रहते, ये गरीब लोग जो है, ये लोग को मुफ्त में एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर घर दिया जाता। तो यहाँ पर बेघर नहीं है और मसावियत है। अमीर के बाजू में गरीब है। बाहर से आप ये पहचान नहीं सकते कि ये अमीर का घर है या गरीब का घर है। इसको यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। ऐसा यूनिफॉर्मिटी लाने का दम ये जो इंडिया है, इंडिया में है क्या? ये हो सकता क्या? ना दम है, ना लाना चाहेंगे वो। हाँ, क्योंकि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज को अनटचेबल रखना चाह रहे हैं। और बड़ी बात, जो आयरिश गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो अमल करना चाह रहे। उनसे बुनियाद के ऊपर ये लोग अमल करना चाह रहे। और बिफोर इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले ये मुद्दा लेके आते हैं। जैसा इलेक्शन के सबको गुमराह करने के बाद जैसा इलेक्शन हो जाता है, इसको भूल जाते हैं। जैसा आपका लोकपाल है। ये क्या जायज है? इनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। धोखा है, आवाम के साथ धोखा है। धोखा है तो धोखा है, तो हम इसके ऊपर लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाना चाहिए? लेजिस्लेशन मिसिंग है, नहीं है वहां पर। बिल्कुल। और एक बात भी मेरे ध्यान में आती है जी एक पार्टी से कैंडिडेट चुना जाता है जी। और फिर हॉर्स ट्रेडिंग उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होती है। यहाँ हॉर्स किसी ट्रेडिंग की बुनियाद नहीं कहां से होती है? यहाँ पे थोड़ा इससे पहले हम जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को फाइनल रिजल्ट में ले आने से पहले थोड़ा उसको अपन तजिया कर लिया तो हम और भी बेहतर समझ में आता हमारे जो भी ऑडियंस हैं, जी है ना? तो इनके लिए देखिए, हमारे पास कोई ये क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं है। शमूलियती सियासत जो है, एम आई राइट? ये नहीं है। जी तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंप्लीट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, सबको मिला लेके चलना, सबके लिए है, इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 का, आप ऐसे कैसे ये जो नो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आपको कौन दिया ये? तो आइन में नहीं है, आपको ये पावर कौन दिए? इसको रोकने के लिए क्या है कि कहां पर जाना चाहिए, किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए? जी तो आप बैठ के मनमानी करते, तो आपके नजर में कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। ये दादागिरी हो गई है, ये गुंडागर्दी हो गई है, मनमानी पॉलिटिक्स है। तो मनमानी पॉलिटिक्स, आइन ऐसा नहीं है हमारा। हमारा आइन ऐसा है कि पूरी दुनिया को संभालिया और वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब को मैं आई अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग। वो पूरी दुनिया को लाके द बेस्ट थियरी को प्रेजेंट करे, और ये लोग क्या कर रहे हैं? उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो लड़ाई किसके बीच में है? लोग या मुसलमान माइनॉरिटीज और बीजेपी के बीच में नहीं है, इंडिया के बीच में नहीं है। ये लड़ाई आइन और इंडिया के बीच में है। जी ये लड़ाई हम लोगों के बीच में नहीं है। लोग बेचारे साफ सुथरे, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के। वो चाहे हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है, वो तो हम मिसाल कायम करके बता रहे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? नो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के माने क्या है? यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल। वो तो कितनी बड़ी गलती है, इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कभी ऐसा, तो ये एक इशारा हम दे रहे कि जो भी पार्टी आती कि हम मैनिफेस्टो के ऊपर कानून बनाएंगे, बल्कि बोलना चाहिए कि ऐसी मनमानी पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। ये चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। जी तो इसके साथ आप और एक देखिए, ये जो लाइंग पॉलिटिक्स है, झूठ की सियासत है ना, और नफरत की सियासत जो है ना, नफरत की सियासत, ये नफरत की सियासत, झूठ की सियासत जो है, ये हिंदुस्तान के आइन में कहां पर है? थोड़ा मेरे को बताइए। कहीं पर नहीं। नहीं है। तो फिर झूठ की सियासत को हम कहां पर रोक सकते हैं? थ्रू लेजिस्लेशन ओनली। मैनिफेस्टो को रोको, मैनिफेस्टो को वहां पर कंट्रोल करो।
जो आने वाली पार्टी है वो पार्टी ऐसी गंदी हरकतों को क्या है कि रोकने की कोशिश करना चाहिए और इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। जी। जो चीज मिसिंग है वो चीज को तो हम मानना चाहिए, ठीक। है या नहीं? अब वैसे ही नहीं होता, आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम्म। हॉर्स ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं ना एमएलएस को। जी। पूरे हिंदुस्तान में क्या है कि आइन को एक खिलौना बना दिए, फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। तो ये फुटबॉल बना के आप किसके साथ खेल, किसका मजाक उड़ा रहे? आइन का मजाक उड़ा रहे। तो आइन का, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना क्या है? पूरे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाना। और दूसरी तरफ पैट्रियटिज्म बोलते हैं। अरे आप आइन का मजाक, धज्जियां उड़ा देते और आप ये करते, ये कैसे 2 in 1 कैसा हो सकता? जी। ये डेमोक्रेसी को कौन कमजोर कर रहे? हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहे? इतने पैसे ये लोगों को, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए ये पूरे कहां से आ रहे हैं लोगों को? ये इलीगल मनी को अकाउंटेबल है या नहीं? ये कौन सा होना इदारा चाहिए। है जो इनकी इलीगल मनी को क्या है कि कंट्रोल कर सकता? जी। तो ये जो चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग को हम कब मजबूत बना सकते हैं? हमारे आइन को मजबूत बनाने का तरीका हमको सीखना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, जो भी चला रहे। देखिए हम एज ए पर्सन हम सिंगल हैं, हमारी कोई ताकत नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की एक ताकत होती। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रपोज करती तो जरूर उसको मानना पड़ता। तो ये एक अवेयरनेस, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज ठीक। के लिए। ठीक। ठीक। तो ये चीज है। अब जैसा मिसयूज ऑफ लेजिस्लेशन है, कानूनी कानून साजी का गलत इस्तेमाल, है ना? तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। किसको किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? किसको छोड़ दिए आप? कितना कमजोर कर दिए, मजाक उड़ा दिए इन सब का। तो लोगों को भरोसा कैसा रहता आइन के ऊपर? हमारे कानून के ऊपर कैसा भरोसा रहता? कोर्ट्स के ऊपर कैसा भरोसा रहता? ये जो खराब, ये मिसयूज करने वाले, ये गलत इस्तेमाल करने वाले कौन है ये? इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ आप वही नहीं, आप एक हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि फूड प्रोडक्शन में हम लाजवाब हैं। मैं तो सलाम करता हूं हमारे किसानों को। हमारे किसान इतना फूड प्रोडक्शन करते, इतना करते कि दुनिया के लोगों को खिला रहे। लेकिन हमारे गरीब भूखे फाके क्या है कि हमारे घर में सो जा रहे ना। तो इनको ये फूड सप्लाई जो है, फूड सप्लाई मैनेज करने नहीं आता आप लोगों को। जब फूड सप्लाई को मैनेज करने की ताकत नहीं है तो क्यों मनमानी कर रहे हैं आप? आपके पास कैपेसिटी नहीं है, गरीबों को देखने की ताकत नहीं है। आज हमारे चंद चीजों पे हम अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे हैदराबाद में जीएचएमसी 5 रुपए को खाना दे रही, हमें राइट बिल्कुल। देखिए नहीं? हाँ, बरसों तो से चल रहा है ये। हाँ, चंद गवर्नमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं। जब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम जरूर अच्छा काम कर रहे हैं बोल के बोलेंगे। जी। जब बुरे हैं तो हम बुरा है बोल के बोलेंगे। हाँ, कि ऐसा हम ऐसा ऐसा नहीं है कि एक तरफा गलत को भी सही, सही को गलत, ऐसा नहीं बता सकते ना। जी। अब वैसी हाई इन्फ्लेशन है। हम्म। इन्फ्लेशन अब जो ज्यादा जो महंगाई जो चल रही, महंगाई जो ज्यादा चल रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? आपको इकोनॉमी को संभालने नहीं आता। इकोनॉमी को तो बेचारे आज हम तो हर घर का चूल्हा देखते ना, तो बेचारे औरतें कैसे संभाल रहे हैं? वादे पे वादे और हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस का खरीदना, एक तरफ वो चल रहा, दूसरी तरफ महंगाई चल रही। महंगाई तो आप हाथ हाथ उठा दिए। आपके दोस्तों को आप कितने थर्ड टॉप बिलियनियर बना दिए दुनिया का। आपके दोस्तों को बना दिए क्योंकि ये ऐसे क्या बोलते हैं, लेन देन, हम जी। आपको देंगे, आप हमको दो। यही है ना? बिल्कुल। तो ये चीज एक तरफ ये कर रहे, और आपका करप्शन लेवल कहां पर है? आला, आला करप्शन। आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इसमें।
ये जो करप्शन को रोकने वाली पार्टी आपको नहीं चाहिए? लोगों को नहीं चाहिए क्या? किसके लिए कर रहे हैं आप? बिल्कुल चाहिए। हाँ? तो ये जो ये करप्शन है और इसके साथ आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने भी हैं, उसकी फ़रोख्त करें या नहीं? किसको अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह दीगर उमूर पर हम गुफ्तगू फिर करेंगे। ज़रा तवील गुफ्तगू हो रही है। जी, माज़रत के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मगर उससे पहले आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपका कीमती वक़्त हमें दिया और जो है एक नई सोच आपने दी है कि किस तरह से हुकूमत की ये जो मनमानी चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए शैडो कैबिनेट का इंट्रोडक्शन बेहद ज़रूरी है। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने हुकूमत की मनमानी को रोकने के लिए एक मशवरा दिया है कि जो ऑपोजिशन बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला ऑपोजिशन का स्टेटस हासिल करने के लिए। इसके बावजूद दीगर ममालिक ने ये जो है अपनाया है कि शैडो कैबिनेट के ज़रिए जो है अपोजिशन को कुछ प्रॉप देते हैं, ताकि अपोजिशन जो मेजॉरिटी यानी कि मोर देन 64% जो वोट शेयर है, जो आवाम है, उन्होंने हुकूमत के हक में वोट नहीं दिया था, मगर उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये जो शैडो कैबिनेट अगर इंट्रोड्यूस की जाती है तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अब देखना यह है कि आवाज़ हमारी कहाँ तक जाती है और अपोजिशन हो कि हुकूमत हो, इसका किस तरह से नोट लेते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।